अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू वेल लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ेंगे। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कहा जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रेंच पब्लिक लॉ। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंच पब्लिक लॉ का एक हिस्सा है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स एंड हाउ इट इंटरैक्ट्स विद द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ये जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, ये हमें ये सिखाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है कैसे चलती है और किस से गवर्नमेंट जो है आम सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है ना सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, यानी कि आम सिटीजन्स जो स्टेट के हैं उनके साथ गवर्नमेंट कैसे इंटरेक्ट करती है। ये मालूमात हमें ये सब्जेक्ट्स ये टॉपिक सिखाता है, ठीक है। पर नेक्स्ट हेडिंग आती है मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू द डाइसी, ये डाइसी की तस्वीर लगी है, ठीक है। इन्होंने ही डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। डाइसी सेज दैट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रेंच लॉ। ये सेम बात उन्होंने दोबारा दोहरा दी कि ये फ्रेंच लॉ का एक पार्ट है। उसके अलावा द पोजीशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफिशियल। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ये सिखाता है कि पोजीशन क्या है एक ऑफिसर की और उस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसी के बारे में आपने सारा बताना है, ठीक है। और राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है प्राइवेट सिटीज़न की, यानी कि आम सिटीज़न की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, और जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं यानी कि ऑफिसर्स की बात करें उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, वो किस तरह से आम सिटीज़न को डील करेंगे। ये सारा कुछ हमें ये सब्जेक्ट सिखाता है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का। हाउ दिस राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इन्फोर्स, इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कैसे गवर्नमेंट लोगों पर लागू करवाती है। ये सारा कुछ हमें डाइसी बता रहा है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक स्टार डिक्शनरी, फिर इन फ्रेंच डायरेक्ट मीन्स राइट, जस्टिस और लॉ। इट इज़ सिमिलर टू द इंग्लिश वर्ड राइट। ब्लैक स्टार डिक्शनरी कहता है डायरेक्ट का मतलब है राइट, जस्टिस या लॉ, और ये बिल्कुल सेम इंग्लिश वर्ड जैसा है राइट, यानी कि डायरेक्ट बिल्कुल राइट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्ट को पहचानते हैं। डेफिनेशन की बात की जाए तो ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ डिफाइन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है। जो फ्रेंच की अथॉरिटीज़ है ना, उन्होंने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में ये स्टेटमेंट दी, द सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल द रिलेशनशिप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट सिटीजन। इसमें ये लिखा है कि ये जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें कुछ रूल्स लिखे जाते हैं कि आम सिटीजन्स को कैसे डील करना है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है गवर्नमेंट वगैरह, वो कैसे एक आम सिटीजन्स को डील करेगी, उनकी मदद करेगी और कैसे फंक्शन करेगी, ये चीज़ यहाँ पे लिखी। फिर आता है एवी डाइसी, यानी कि जो डाइसी है जिनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एवी डाइसी, जिनका पूरा नाम है एल्बर्ट वेन डाइसी, वाज अ फेमस इंग्लिश ज्यूरिस्ट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट। इनको इंग्लिश ज्यूरिस्ट भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट कहा जाता है। अच्छा,
कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट का मतलब है वो इंसान जिसने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में बड़ी मदद की। अब आप देखें कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए या यूएसए का या पाकिस्तान का, इंडिया का, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन में डाइसी का लिखा हुआ रूल ऑफ लॉ भी मौजूद है और डाइसी का लिखा हुआ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी मौजूद है। तो इसीलिए इनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट भी कह सकते हैं। और इनके पास लॉ की भी बहुत नॉलेज है, इसलिए इनको इनके नाम के साथ ज्यूरिस्ट आया हुआ है। और इंग्लिश इसलिए कहा गया इनको इंग्लिश ज्यूरिस्ट क्योंकि ये यूके के एरिया के ही ज्यूरिस्ट थे, इसलिए इनके साथ इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। अगर नॉर्मल यहाँ पे ज्यूरिस्ट की जगह इस्लामिक ज्यूरिस्ट हो तो इट मीन्स कि ये इस्लामिक एरिया के ज्यूरिस्ट हैं, इस्लामिक लॉ की इनको बड़ी अच्छी नॉलेज है। फिर आता है ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन दी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। इनको मशहूरी इस चीज़ पे मिली कि इन्होंने इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ी मदद की, यानी कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी हद तक इन्होंने ही बनाया। अब यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इन्होंने ही इसको बनाया और रूल ऑफ लॉ भी इन्होंने ही ईजाद कराने में बहुत मदद की। फिर आता है मेन कंट्रीब्यूशन। एवी डाइसी की क्या कंट्रीब्यूशन थी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में? मेन कंट्रीब्यूशन, इस मेन कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने रोल ऑफ लॉ का बताना है कि डाइसी ने एक्सप्लेन किया था रोल ऑफ लॉ को कि कोई भी इंसान जो है लॉ से ऊपर नहीं है। एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट फॉलो द लॉ। कोई भी इंसान चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर भी होगा उसको भी लॉ को फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। He emphasized that Parliament is supreme and its laws cannot be challenged. और इन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे सुप्रीम है, यानी कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है जिसको हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कहते हैं वो सबसे बड़ा है और इसने जो लॉ बनाया है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट से सवाल खड़े नहीं कर सकती कि आपने ये लॉ ऐसा क्यों बनाया या वैसा क्यों बनाया। ठीक हो गया। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आइडियाज़। डाइसीज एनालाइज्ड द फ्रेंच डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। डाइसी ने क्या किया, इस फ्रेंच डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छे से एनालाइज किया, समझा और हम लोगों को सिखाया। ही कंपेयर्ड इट विद द इंग्लिश लॉ एंड एक्सप्लेन। डाइसी ने क्या किया, फ्रांस के इस डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को इंग्लिश लॉ में जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मौजूद था, जैसे कि देखें फ्रांस में हो गया डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, इंग्लिश लॉ में हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों इलाकों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना इन दोनों इलाकों का, उसको हमें एक्सप्लेन करवाया। इन्होंने कहा कि इस फ्रांस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है स्पेशल प्रोटेक्शन। इन इंग्लैंड द ऑर्डिनरी कोर्ट कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड ऑफिसर्स। अब यहाँ पे देखें कि फ्रांस में जो ऑफिसर्स हैं ना, जो हेड्स होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह, उनके पास एक प्रोटेक्शन रहती है। उसके अलावा जो इंग्लैंड में लोग हैं वो उसके बारे में ये बताया कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट मामलात और ऑफिसर्स के मामलात को कंट्रोल रखने की कोशिश करती है। He described administrative law as dealing with rights and duties of the state's officials, rights and liabilities of citizens when dealing with officials। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफिसर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफिसर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को सेव रखता है और साथ में ये चीज़ भी देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि जो सिटीजन्स हैं उनके साथ ऑफिसर्स कैसे डील करते हैं, क्या ऑफिसर्स की वजह से किसी सिटीजन को नुकसान तो नहीं पहुंचता, ये सारे मामला भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। उसके अलावा हाउ दीज राइट्स आर इन्फोर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे इन राइट्स को लोगों पर लगा सकते हैं। फिर आता है पब्लिकेशन। मोस्ट फेमस बुक इज़ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885। ये वो किताब थी जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत ज़्यादा मशहूर किया। इन दिस बुक ही डिस्कस्ड, ये किताब भी डाइसी ने लिखी और इस किताब में डाइसी कुछ डिस्कस कर रहा है। डाइसी ने 3 चीज़ें डिस्कस की। पहली है रूल ऑफ लॉ, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया, फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। डाइसी ने इसके अंदर अपना रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन किया एज यूजुअल। उसके अलावा डाइसी ने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट हमें सिखाया इस किताब में, और इस किताब में उन्होंने ये भी सिखाया कि जो इंग्लैंड है और जो फ्रांस है, इन दोनों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसे चल रहा है और कैसे वर्क करता है। तो इस किताब में आपको ये सारी मालूमात मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमने लिख देने हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस। Dicey's idea is still important in the constitutional law today. He helped people understand the difference between France and England's। अच्छा, डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है वो आज भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आज के दौर में भी हम इस डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ते हैं। और इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और इंग्लिश के रूल ऑफ लॉ में क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और रूल ऑफ लॉ सेम ही है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मुताबिक ही चलता है कि सारे जो इंसान हैं वो लॉ के अंदर आते हैं। तो इस तरह की मालूमात रूल ऑफ लॉ में भी हमें मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी। ठीक है,
हिज वर्क इज़ यूज टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़। और इनका जो काम है ना, जो इन्होंने स्टडी की थी, इस स्टडी को हम पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ मुल्क में भी, यानी कि जितने भी मुल्क हैं उन सब में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं और जो गवर्नमेंट का सिस्टम बना है उन सब के अंदर ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाइसी का यूज़ किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने देना है। Direct administrative started in the France after the French Revolution 1789 and developed under the Napoleon Bonaparte 1788 and 1880s। असल में ये थोड़ी हिस्ट्री लंबी थी पर मैंने थोड़े से इसको छोटा करने की कोशिश की। इसमें आपने बताना है कि जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ उस वक्त जब फ्रेंच रेवोल्यूशन लगी हुई थी 1789 में, और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव तब डेवलप हुआ जब नेपोलियन की हुकूमत थी 1799 में। ये नेपोलियन का एक तरह का हेड है, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ तस्वीर लगाई। अ फ्रेंच मिलिट्री लीडर हु बिकम रूलर ऑफ द फ्रांस इन 1799 आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वो लीडर है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में वहाँ का हेड बन गया। किसका हेड बना? मिलिट्री का, यानी कि आर्मी का ये हेड था। लेटर बिकम एम्पायर ऑफ द फ्रांस एंड ब्रीफली इन 1815। ये कह रहे हैं कि बाद में फिर ये एम्पायर बन गए। एम्पायर समझ लें कि किंग जैसा ही होता है, किंग से बड़ा या किंग के बराबर का बंदा, ठीक है। यानी कि पहले ये आर्मी के लीडर थे, जो कि फ्रांस की आर्मी थी ना फ्रेंच लोगों के, उसके लीडर थे। बाद में फिर 1870s में एक किंग बन गए, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है इन्फॉर्मेशन के अंदर। नोन फॉर रीऑर्गेनाइजिंग फ्रांस लीगल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इनको इस चीज़ पे भी जाना जाता है कि इन्होंने ही फ्रांस के लीगल सिस्टम को बनाने में बड़ी मदद की। ये वो वाहिद टॉपिक है जो हमें किताबों में बहुत कम आया है, ये आपको पार्ट 5 में ही मिलेगा। अब तक हमने डिफरेंट राइटर्स और लोगों के बारे में जाना कि किन किन लोगों ने फ़लाँ चीज़ों को ईजाद किया, लेकिन इनके बारे में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही एक तरह से समझ लें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम स्टार्ट किया, जिन्होंने सिखाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनना कैसे चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली खुद भी आर्मी ऑफिसर रहे हुए थे तो उनको पता था आर्मी और गवर्नमेंट को कैसे चलाया जा सकता था, तो इसीलिए इन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से ही वैसी चीज़ें डेवलप की फ्रांस में। और इन्हीं के इस डेवलपमेंट को दूसरे मुल्कों ने भी कॉपी किया, यानी कि इन्होंने फ्रांस में जो भी फ्रांस लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बनाया था उसको बाकी लोगों ने भी कॉपी किया, ठीक है। फिर आता है नेपोलियंस कंट्रीब्यूशन टू द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल्स कंट्रोलिंग हाउ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क। यहाँ पे सेम बात लिखिए कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेपोलियन स्ट्रेंथेंड एंड ऑर्गेनाइज द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय क्रिएटिंग द कौंसिल डी स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट। अच्छा, जो नेपोलियन लोग थे उन्होंने क्या किया, ये नेपोलियन लोग भी आप समझ लें फ्रांस के ही लोग थे, ठीक है। इन नेपोलियन लोगों ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम था काउंसिल डी स्टेट। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट। ये इन्होंने बनाई थी 1799 में। इस वाले जो चीज़ है ना, इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, सारी मालूमात आपको यहाँ पे भी मिलेगी। दिस वॉज द मेन बॉडी टू गिव लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। यानी कि ये जो चीज़ थी ना, ये समझ लें एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। नेपोलियन ने एक डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट का नाम दे दिया कौंसिल, यहाँ में नाम लिखा हुआ है कौंसिल डी स्टेट, ये वाला, ठीक है। अब ये जो नाम था कौंसिल डी स्टेट का, इस नाम का जब वो डिपार्टमेंट बना दिया, फिर उस डिपार्टमेंट का ये काम था कि इट गिव्स लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट, कि ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को ये बताती थी कि आपको काम कैसे करना है, लोगों को कैसे हेल्प करनी है, ठीक है। फिर आता है इट ऑल्सो एक्टेड एज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। अच्छा, और ये जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट को एडवाइस देता था, साथ में ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये वाला जो एडवाइस देता है, इसका काम ये भी था कि ये हाई कोर्ट का रोल अदा करती थी उन लोगों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के मामला लेके आते थे। यानी कि जो हमने पिछला एक टॉपिक पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ टॉप पे लिंक लगा दूंगी। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में हमने ये जाना कि ये वो कोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के मामला डील करती हैं, ठीक है। तो समझ लें ये जो काउंसिल थी ना, ये एक तरह की वो कोर्ट थी जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स को, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के केसेस को डील करती थी, ठीक है। तो समझ लें ये जो इदारा ये दो काम करता है। पहला काम क्या करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को।
दूसरा काम करता है कि ये कोर्ट हाई कोर्ट का रोल भी अदा करता है उन ऑफिसर्स का केस डील करने में जो खुद भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। सही है। फिर आता है सेपरेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। ऑर्डिनरी कोर्ट्स कुड नॉट जज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स कुड हैंडल इट। आपने सिंपली बताना है कि आम कोर्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को नहीं संभाल सकती, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वाले मामलात संभाल सकती। समझ लें कि अगर किसी आर्मी ऑफिसर का, नेवी का या किसी भी ऑफिसर का, आम ज़रूरी नहीं है आर्मी का ऑफिसर हो या नेवी हो, क्या पता किसी गवर्नमेंट स्कूल का ऑफिसर हो, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं इनके मामलात वही कोर्ट संभाल सकती बेहतर जिसके अंदर खुद जो हेड है वो भी ऑफिसर हो। ठीक है। तो ये इदारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वो कोर्ट्स होती हैं जो हैंडल ही ऑफिसर्स के केसेस को करती हैं। इसलिए इस तरह के केसेस ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा ही संभाल सकता है। फिर आता है मेकिंग द स्टेट मोर पावरफुल बट कंट्रोल्ड। ही गिव स्ट्रॉन्ग पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो क्रिएटेड रूल्स टू इंश्योर इट डिड नॉट एक्ट अनफेयरली। ये जो एग्जीक्यूटिव कह रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है गवर्नमेंट वगैरह, इनको पावर्स तो बहुत ज़्यादा दी गई थी, यानी कि इनको एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वाली जो पावर्स होती हैं कि आर्मी को कैसे कंट्रोल किया जाए, टैक्स लगाना, ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इनके पास पावर्स तो बहुत होती हैं, लेकिन ये जो पावर्स होती है ना ये एक हद तक दी जाती हैं, इनको कंट्रोल भी रखा जाता है। ठीक है। कंट्रोल में इसलिए रखा जाता है ताकि किसी भी इंसान के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है। ये बात यहाँ लिखी। फिर आता है डेवलप्ड रूल्स इन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। Rules for administrative authorities and officials, appointments, duties, salaries and dismissals, rules for public services, rules for administrative decisions। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह की बात लिखी गई है कि जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव था ना उसके अंदर किस तरह के रूल्स मौजूद है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किस तरह के रूल्स मौजूद है। पहला रूल इसमें यह है कि जो अथॉरिटीज़ हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर क्या रूल्स होने चाहिए, यानी कि ये जो ऑफिसर्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं इनको कैसे अपॉइंट होकर आना है, इन पर क्या ड्यूटीज़ लगनी चाहिए, इनको सैलरीज कितनी मिलनी चाहिए और उनको किन बातों में नौकरी से निकालना चाहिए। उसके अलावा जो पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके क्या रूल्स होने चाहिए, ये मामला भी आपको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में मिलेंगे। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो हेड्स हैं वो डिसीजन कैसे लेंगे और किस तरह से मामला को हैंडल करेंगे, तो ये सारा कुछ भी हमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव समझाता। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, फिर मैंने उन्हीं को आगे एक्सप्लेन आउट किया। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। नेचर ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में हमें 2 टाइप्स बतानी है कोर्ट्स की। ठीक है। कि फ्रांस हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। ठीक है। तो फ्रांस में 2 तरह की कोर्ट है, पहला है ऑर्डिनरी कोर्ट, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं आम कोर्ट जिसमें सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस जाते हैं, यानी कि आम लोगों के केसेस जाते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसमें जा सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स मीन्स कि हम जैसे आम जो लोग हैं ना, जो ऑफिसर्स नहीं हैं, उन लोगों के केसेस ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन जो लोग ऑफिसर्स होते हैं उनके केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में जाते हैं। और ये वो कोर्ट्स होती हैं जो आम सिटीजन्स की और स्टेट्स के मामला सुनते हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे आम सिटीजन्स का नाम क्यों किया है, ये तो ऑफिसर्स की कोर्ट है। बेसिकली अगर किसी आम सिटीज़न को कोई लड़ाई लगी है किसी ऑफिसर के साथ, तो फिर वो आम सिटीज़न भी इस कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। और जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो भी इसी कोर्ट में अपना केस लेके जाते हैं। फिर आता है जुरिस्डिक्शन। इन फ्रांस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इज़ दी काउंसिल डी स्टेट। फ्रांस के अंदर जो काउंसिल डी स्टेट है वही एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। ठीक है। और यही मेन है, और भी वहाँ पे मौजूद होंगी बट ये सबसे मेन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जो है वही इधर जाते हैं। ठीक है। यानी कि उनके ऑफिसर्स इसी जगह जाते हैं केस को सॉल्व कराने के लिए। इट्स powers include controlling actions beyond legal authority and abuse of powers। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस इदारे के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है डिफरेंस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लिश लीगल सिस्टम। फ्रांस का जो सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, ऑफिशियल या ऑफिसर, उनके पास काफ़ी स्पेशल प्रोटेक्शन होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन मीन कि अगर वो ड्यूटी में रहते हुए ड्यूटी से रिलेटेड कोई काम करता है, जिससे अगर किसी नॉर्मल सिटीज़न को भी नुकसान हो रहा है तो भी उस ऑफिसर को कुछ नहीं कहा जाएगा। अब देखिए एक ऑफिसर को ये ड्यूटी मिली है कि आपने बहुत सारे लोगों को ख़तरनाक जगह पे जाने नहीं देना। अगर वो ऑफिसर उनको रोक रहा है कि तुम लोग आगे मत जाओ, बट वो लोग इसकी नहीं सुन रहे, तो वो ऑफिसर इनको डांट रहा है या 2-3 लगा भी देता है, तो वो सिटीजन जाके शिकायत किसी को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ठीक है।
तो ये चीज़ है कि इन ऑफिसर्स को अगर ड्यूटी निभाते हुए किसी के साथ अगर सख्ती करनी पड़ गई, डांटना पड़ गया किसी को, तो उस ऑफिसर को कुछ नहीं कहा जाएगा। ये इस तरह इसको कहते हैं प्रोटेक्शन मिलना, ठीक है। ये फ्रांस के अंदर होता है। अगर इंग्लैंड की बात की जाए, ऑफिशियल्स मस्ट फॉलो ऑर्डिनरी लॉ एंड कैन बी जज्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है कि जो ऑफिसर्स हैं ना, उनको नॉर्मल लॉ की तरह ही अपनी ज़िंदगी परफॉर्म करनी है, यानी कि जो उनकी ड्यूटीज़ है, उनको जो लॉ दिया जाता है उसी के मुताबिक उनको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। इनके लिए अलग से लॉज नहीं बनते। उसके अलावा जो जजेस हैं ना नॉर्मल कोर्ट के, वो इनकी हरकतों पे इनको कोर्ट बुला सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि आपने फलां हरकत क्यों की। फ्रांस में इतना ज़्यादा नहीं होता, लाइक फ्रांस में इतना ज़्यादा इन नज़र नहीं रखी जाती, लेकिन जो इंग्लैंड है ना, उधर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है इन ऑफिसर्स पे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इन फ्रांस प्रोवाइड जस्टिस टू द सिटीजन एंड होल्ड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल, मेंटेनिंग फेयरनेस। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना फ्रांस का, वो क्या करता है कि सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करता है, और जो ऑफिसर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराता है। अकाउंटेबल मीन्स कि जिस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है और उसने कोई एक्शन लिया है, जिस एक्शन से किसी आम सिटीज़न को नुकसान पहुंच गया है, तो फिर फ्रांस की हुकूमत क्या करती है, उस ऑफिसर को ज़िम्मेदार ठहराती है कि आपने इस बंदे का नुकसान क्यों किया। तो ये यहाँ पे ये बात लिखी गई है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है हमें फ्रांस से सिखाया गया, इसलिए फ्रांस वाला ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में भी, इसलिए यहाँ के भी जो ऑफिसर्स हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। फिर आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। आपने इसकी खूबियाँ करैक्टरिस्टिक्स बतानी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैन एक्ट ऑन इट्स ओन एंड द रिक्वायर्ड सिटीजन्स टू ओबे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो अपने समझ के मुताबिक डिसीजन ले सकती है, और अगर सिटीजन्स ओबे नहीं करते तो ओबे करवा भी सकती है गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी समझ के मुताबिक डिसीजन ले सकती है सिटीजन्स के लिए, और सिटीजन्स को चाहिए कि गवर्नमेंट को ओबे करें, ठीक है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन कैन मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स दैम बट विद इन द लीगल लिमिट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले सकती है, लेकिन डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हद क्रॉस करे। यहाँ पे ये बात देखिए कि जितनी लॉ ने इनको इजाज़त दी है उतनी पावर्स को वो यूज़ करके डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एग्जिस्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, और इनको चलाने के लिए, संभालने के लिए कुछ कोर्ट्स भी बनी होती हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स वो कोर्ट्स होती हैं जो ऑफिसर्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कोर्ट्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इन ऑफिसर से रिलेटेड मामलात को हैंडल किया जा सके, इनके मसलों को हल किया जा सके। फिर आता है ऑर्डिनरी कोर्ट्स कैन नॉट हैंडल केसेस रिलेटेड टू द स्टेट एंड पब्लिक सर्विसेज। जो आम कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, वो आम स्टेट के और पब्लिक सर्विसेज ऑफिसर्स के मामला नहीं सही से हैंडल कर पाती, क्योंकि उन पर ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है। यानी कि आप सिविल कोर्ट्स देखो, उन पर ऑलरेडी इतना रश होता है कि वो ऑफिसर्स के केसेस कैसे जल्दी हैंडल करें। इसीलिए ऑफिसर्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनती हैं ताकि इनके केसेस जल्दी हो सकें, ठीक है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स मेक देयर ओन रूल्स डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, इन्होंने अपने लिए रूल्स जो बनाए होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं नॉर्मल कोर्ट से। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्ट्स इंटरफेरेंस। और ये जो कोर्ट्स होती है ना ऑर्डिनरी कोर्ट्स, वो गवर्नमेंट के मामला में नहीं घुस सकती बेवजह, यानी कि आम कोर्ट्स गवर्नमेंट से ज़्यादा सवाल खड़े नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, कह सकती कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, लेकिन आम कोर्ट जो होती है ना सिविल कोर्ट दूसरी, वो नहीं इतना इंटरफेयर कर सकती गवर्नमेंट के कामों में। फिर आता है द काउंसिल डी स्टेट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन लॉ एंड डिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस। अब ये जो कोर्ट है ना फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, ये क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि लॉज आपको कैसे बनाने हैं और डिसीजंस कैसे लेने हैं। वही सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो दोबारा यहाँ पे रिपीट होगी। फिर आती है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन पाकिस्तान। Pakistan does not have a system exact like the France direct administrative. Article 212 of the Pakistan Constitution allows the administrative court or tribunals for the civil service matters, tort claim against the government and the enemy property issues. पहली बात तो ये इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली सेम फ्रांस जैसा तो सिस्टम नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान का आर्टिकल 212 है उसने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं जो कि सिविल सर्वेंट या ऑफिसर्स या गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं उनके मामलात हैंडल करती है। कौन कौन से मामलात हैंडल करती है? उनके नॉर्मल मैटर्स, टॉर्ट वाले केसेस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस, ठीक है। अगर आप ट्राइब्यूनल के बारे में सही से जानना चाहते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो इसका लिंक मैंने यहाँ लगा दिया टॉप पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे इस लिंक को तो आपको वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी। फिर आता है सर्विस ट्राइब्यूनल्स डील विद सिविल सर्वेंट इश्यूज।
सर्विस ट्राइब्यूनल डिफरेंट होती है, पाकिस्तान में और भी बहुत बनी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, एक है सर्विस ट्राइब्यूनल। सर्विस ट्राइब्यूनल जो है सर्विंग ऑफिसर्स के लिए होती है, यानी कि जो भी रिटायर्ड नहीं हुए होते, तो ये उनके मामला हैंडल करती है। फिर आती है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन की वीडियो अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी, ओम्बड्समैन की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, बहुत डिटेल्ड मैंने वीडियो दी है। अच्छा, ओम्बड्समैन वो ऑफिस होता है जो कि गवर्नमेंट की शिकायतों को हैंडल करता है, यानी कि किसी नॉर्मल सिटीज़न को किसी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की उस नॉर्मल सिटीज़न की, तो वो नॉर्मल सिटीज़न ओम्बड्समैन के ऑफिस में जाके उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर शिकायत लगा सकते हैं इनको। तो ये चीज़ करता है ओम्बड्समैन का ऑफिस, ठीक है। तो ये कंप्लेंट हैंडल करता है। फिर आता है, ये इसका काम ये होता है कि मेला एडमिनिस्ट्रेशन बट सिटीजन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रोच इट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा लंबा ना लिखिए, तो सिंपली लिख दें कि ओम्बड्समैन का जो ऑफिस है उसका ये काम है कि आप सिटीजन्स की कंप्लेंट सुनता है, और जिस भी सिटीज़न को किसी गवर्नमेंट के इदारे की वजह से तकलीफ़ पहुंची होती है, तो ओम्बड्समैन का ऑफिस उस गवर्नमेंट के इदारे से पूछता है कि फ़लाँ बंदे को आपने तकलीफ़ क्यों पहुँचाई, ठीक है। और गवर्नमेंट को चेक करता है कि क्या वो गवर्नमेंट मेला एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं करी। मेला एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि गलत एडमिनिस्ट्रेशन करना, अपनी पावर्स को मिसयूज़ करना, इसको मेला एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है, अनलाइक फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स इन पाकिस्तान कैन समटाइम बी हैंडल्ड इन दी ऑर्डिनरी कोर्ट। कहते हैं कि फ्रांस के अंदर ऑर्डिनरी कोर्ट्स तो बिल्कुल भी सिविल सर्विस ऑफिसर या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के केसेस को नहीं डील करती, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान में जो ऑफिसर्स हैं उनके केस भी कभी कभी नॉर्मल कोर्ट्स में भी चले जाते हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं होता। फ्रांस में केसेस सिर्फ एक ही इदारा हैंडल करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है या कोर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनमें भी जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अलावा भी। अब आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने वो सब लिखना है जो भी आपने ऊपर पढ़ा है शॉर्ट करके।